देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति आज भी कहती है कि प्राचीन काल से चली आ रही चीज़ें हमारे लिए एक हकीकत है। और आज भी भारत के अंदर कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है। वैसे तो भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और आजकल भूत प्रेत जैसी चीज को ना के बराबर मानते हैं, लेकिन कभी कभी वही लोग इन चीज़ों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, इन सभी चीज़ों से सटा हुआ एक किस्सा जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है रंगरेजा गांव की। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पड़ता है। ये गांव काफ़ी लोगों से छुपा हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। लेकिन इस गांव के अंदर जितनी खौफनाक घटनाएं हुई हैं, शायद ही किसी ने इतनी भयानक कहानी को पहले कभी सुना होगा। कुछ लोग इस कहानी को काल्पनिक ज़रूर मानते हैं, लेकिन वास्तविकता से संबंध रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस गांव के अंदर आज भी जब रात को कोई गुजरता है तो वो बर्बाद हो सकता है और कभी भी उसकी जान भी चली जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस भयानक और सबसे खतरनाक माने जाने वाले गांव की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक कहानी निर्मल नाम के एक आदमी के साथ घटित हुई थी जो कि जाट परिवार का सदस्य था। वैसे तो जाट परिवार के अंदर लोगों में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात होती है, मगर इस गांव के अंदर पहले के लोग काफ़ी मिलजुल कर रहा करते थे। सन 1900 में ये गांव जितना शांत था, शायद ही आसपास के गांव में इतनी शांति कहीं और गांव में हो। लेकिन वो कहते हैं ना, शांति भी एक दिन भंग हो जाती है और हर चीज़ का एक ना एक दिन खात्मा ज़रूर होता है। इस गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी निर्मल जी के नज़रिए से सुनाऊंगा ताकि कहानी में और भी ज़्यादा आनंद आ जाए। दोस्तों, रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसपास इतने ज़्यादा ठंडे थे कि शरीर पर कंबल ओढ़ने के बावजूद भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और ठंड का एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। कुछ लोग बाहर चाय पीने के लिए रात को भी बैठ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीने में बिजी था और हम सभी आराम से चाय गटक रहे थे कि तभी ना जाने कहां से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। और इस आवाज़ को सुनकर एक बार के लिए हम सभी हैरान हो गए थे। पहले तो हमें लगा कि शायद किसी के घर से ये आवाज़ आ रही है, लेकिन हैरान की बात ये थी कि जिस जगह पर यह ढाबा बना हुआ था उस जगह से लगभग 500 या 700 मीटर के एरिया में कोई भी घर नहीं था। तो ऐसे में हम ऐसा कैसे मान सकते थे कि ये आवाज़ किसी के घर से आ रही थी। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त विकास ने कहा, देखो भाई, ठंड के अंदर इस तरह की आवाज़ का आना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद ठंड के अंदर काफ़ी दूर की भी आवाज़ हमें आसानी से सुनाई दे सकती है। शायद ये वही आवाज़ थी, इसलिए मैंने भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद सभी लोग चाय वगैरह पीने के बाद वहाँ से उठकर जाने लगे। मुझे भी लगा कि अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने भी अब्दुल मियाँ को बाय बाय कहा और उसके बाद वहाँ से निकल गया। अब्दुल की वो दुकान थी जहाँ पर हम चाय पीने के लिए बैठते थे। फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरा घर बाकी के लोगों के मुकाबले यहाँ से काफ़ी दूर था। मुझे करीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय ही करना पड़ता था। हमारे गाँव के अंदर करीब 11 दिन पहले एक कच्ची मौत हुई थी। उस मौत ने एक बार के लिए हमारे गांव के अंदर दहशत मचा दी थी। दरअसल लोगों का मानना था कि वहां पर भूत प्रेत रहने लगे थे, लेकिन मैं और मेरे बाकी के साथी इन सभी चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करते थे और गांव के लोग भी इन चीज़ों पर ज़्यादा एग्री नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि अंधविश्वासी लोग ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि अचानक ही मुझे बहुत ही ज़ोर की गर्मी लगने लगी। इस ठंड के अंदर इतनी ज़ोर की गर्मी लगना कोई आम बात तो नहीं हो सकती, और ऊपर से मेरे शरीर के अंदर भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी जिसके अंदर सर्दी होने के बावजूद भी इतनी ज़ोर की गर्मी लगे। अभी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर तक तो मैं
इसी तरह से उस गर्मी के तापमान के अंदर आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन उसके बाद जब पसीने छूटने लगे तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वहाँ आसपास के इलाके में भी कोई मकान तक नहीं था। और इस माहौल में गर्मी लगना इंसान को और भी ज़्यादा डरा देता है। लेकिन इस समय मैं अपने आप को यहाँ से जल्द निकालना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई डरावना हादसा हो जाए। किसी तरह से मैं वहाँ से निकल गया और अपने घर पर पहुँचा। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते मैं इस छोटे से हादसे के बारे में अपने घर वालों को बताने लगा। पूरी तरह से मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरी एक भी बात पर विश्वास ही नहीं किया और उन्होंने मेरे ऊपर भड़कते हुए कहा, तुझे इतनी रात को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी। खैर दोस्तों, ये हादसा तो यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह का माहौल हुआ तब हमें पता चला कि रात को जिस रास्ते से मैं गुजरा था वहाँ पर एक छोटे और मासूम बच्चे की लाश मिली थी। दरअसल गांव के श्यामनाथ नाम के एक आदमी का पोता आज बुरी तरह से मर गया था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा है और ये काम कोई जंगली जानवर का ही हो सकता था। उसके शरीर के 2 भाग कर दिए थे और सारा का सारा खून बाहर निकल गया था। और इस चीज़ को देखकर पूरा का पूरा गांव दहशत में डूब गया, क्योंकि 11 दिन पहले जिस आदमी की मौत हुई थी वो भी कुछ इसी तरह से मारा गया था। अब गांव वालों को बहुत ही डर लगने लगा कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर आया हुआ है। और अब धीरे धीरे मेरे घर वालों के अंदर भी इस चीज़ का डर बैठ गया था कि कहीं सच में कोई जानवर तो हमारे गांव के लोगों पर हमला नहीं कर रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे लोगों ने रात को अपने घरों के दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया। और जैसे शाम के 7 बजते थे तो सभी लोग अपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते थे। लेकिन दहशत के ये बादल अब ज़्यादा दिनों तक गांव के ऊपर से टलने वाले नहीं थे। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में गांव का कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता था। और आज भी वही दिन था जब गांव अपने आबादी को खोने वाला था। फिर रात के लगभग 7 बजे चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। इस ज़ोरदार ठंड के अंदर मैं अपने पापा के साथ आज घर के बाहर ही टहल रहा था। उसका कारण ये था कि आज मेरी बुआ आने वाली थी और थोड़ी देर के बाद ही बस अपने स्टैंड पर पहुंचने वाली थी। मेरे घर से बस स्टैंड ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वैसे तो मेरे गांव से 700 मीटर दूर था, लेकिन बस स्टैंड मेरे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं पड़ता था। इसलिए मैं और मेरे पापा हम दोनों ही घर से बाहर थे। फिर कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद एक बस आई और उसके बाद वो बस जैसे वहाँ पर रुकी तो मैंने देखा कि उसके अंदर मेरी बुआ थी। मेरी बुआ जैसे ही नीचे उतरी तो मैं और मेरे पापा उनके साथ बातचीत करते हुए अपने घर पर आ गए। लेकिन घर पर आते ही हमें पता चला कि जिस बस के अंदर मेरी बुआ आई थी उस बस के अंदर हमारा काफ़ी सारा सामान छूट गया है। और ऐसी हालत में मुझे तुरंत उस बस के पास पहुंचना था, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ही वो बस वहां से वापस चल पड़ती थी। इसलिए मैं जल्दी से भागा और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। जाते वक्त मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे बेटा ज़रा संभल कर जाना, रास्ता कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। पापा की बात को टालते हुए मैं जल्दी से बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। और फिर कुछ देर के बाद मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब धीरे धीरे बस वहां से चलने लगी थी। और जैसे ही मैंने देखा कि बस वहां से निकल पड़ी है तो उसके बाद मैंने उस बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बस वहां से निकल जाए और मेरी बुआ का सारा सामान उसके अंदर ही छूट जाए। इसलिए मैं उस बस का पीछा करते करते अब लगातार भागने लगा था। ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि भागने की वजह से मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो बस इतनी ज़्यादा रफ्तार में नहीं चल रही थी जिसकी वजह से मैं उस बस के पीछे पीछे आराम से भाग सकता था। दोस्तों, फिर उस बस का पीछा करने के बाद मैं एक बस स्टैंड पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि अब वो बस वहीं पर रुक गई थी और वहाँ से कुछ सवारियाँ बैठाने वाली थी। मगर मैं जल्दी से उस बस के पीछे पहुँच गया और सीधा दरवाजे से होता हुआ अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर मैंने उस कंडक्टर को सारी बात बताई और मेरी बातें सुनते ही
उस कंडक्टर ने बताया कि उसने उस सामान को हमारे ही गांव के एक दुकान पर रख दिया था। और ये सुनते ही मुझे खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर भागकर आ गया था। मगर अब मैं अफसोस करने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकता था। इसलिए मैंने उदास मन के साथ वहाँ से फिर से चलना शुरू कर दिया। और अब उस ज़ोरदार अंधेरे में मुझे दूर दूर तक उस रास्ते पर किसी आदमी की चहलकदमी भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते के सारे लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, या फिर यूं कहें कि उन सभी ने डर के मारे अपने अपने घर पकड़ लिए थे। ऊपर से मैं फालतू में ही यहाँ पर आ गया था, जिस वजह से मुझे गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होती जा रही थी। अब मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां पर चारों तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई दूसरा आदमी भी वहां पर चल रहा है। पहले तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो कदमों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगी तब जाकर मैंने पीछे मुड़ कर देखा। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा था। दिखने में वो आदमी काफ़ी लंबी कद काठी का था और उसकी मसल्स भी काफ़ी मोटी मोटी थी। अब उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अलावा कोई और भी है जो सड़क को पार कर रहा है। और इसी बीच अचानक उस आदमी की चलने की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज होने लगी और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर की तरह आवाज़ निकाल रहा है। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस बार डर के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कंपन करने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी भूत की तरह बन गया था और उसका शरीर अब कांटों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे मारने के लिए किसी ने उसके शरीर में चारों तरफ से कांटे या फिर कांच घुसा दिए थे और उसका पूरा शरीर जख्मी हालत में था। खून इतना बह रहा था कि नीचे की जमीन लाल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरी तरफ देखकर हंसे ही जा रहा था। और अब मैं समझ गया था कि गांव के ऊपर का खतरा यही है और अब मुझे यहाँ से तुरंत ही भागना होगा। दोस्तों मैं तुरंत ही सरपट वहाँ से भागने लगा। मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया था। फिर कुछ देर के बाद मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर के पास पहुंच गया। मैं इतना तेज भाग रहा था कि मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द करने लगा था। घर जाकर जब घर वालों ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे इसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मैंने उनके सामने पूरी घटना बता दी। दोस्तों मेरी बात सुनते ही उन सभी को विश्वास हो गया कि हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी ऊपरी शक्ति का साया है जो हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है। फिर जब उस रात का वक्त बीत गया और सुबह हुई तो गांव के अंदर करीबन 11 लोगों की मौत हो गई थी और उसी दिन हमने उस गांव को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर ही वो गांव खाली हो गया। कहते हैं कि अब वो गांव एक वीरान गांव हो गया है और आज भी रात में वहां पर एक ऐसा साया मंडराता रहता है जो वहां के लोगों को मारने की कोशिश करता था। दोस्तों उस गांव के ऊपर सिर्फ काली ताकतें वास करते हैं और जो लोग मर गए थे वो भी एक आत्मा बन चुके हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।